अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल हमारे फंक्शंस हो गए थे। आज हम जल्दी से कवर करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं सर्कल्स। सर्कल्स के बारे में हमें पता है कि एक सर्कल होता है, उसका ये रेडियस होता है। पूरे का पूरा अगर मैं ये ले लूं तो ये डायमीटर होता है। जो इसके साइडों वाली चीज़ होती है सर्कमफेरेंस, उसको 2 पाई r भी कहते हैं, पाई d भी कहते हैं। जो इसी सर्कल का एरिया होता है उसे पाई r स्क्वायर भी कहते हैं। जो पाई होता है वो सरकमफेरेंस और डायमीटर की आपस में रेशो होती है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको रेडियस गिवन है 7, एरिया फाइंड करें, कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एरिया इज इक्वल टू 25 पाई और सरकमफेरेंस फाइंड करें, तो 25 पाई से आपको पता चल गया कि ये पाई 5 स्क्वायर है। 5 आपके पास रेडियस है, तो 2 पाई r करके आप सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। फिर एक सर्कल की ये आर्क होती है, इसे इसे कहते हैं सेक्टर। जो एक सर्कल का हाफ सर्कल या एक सर्कल का एक खास हिस्सा, उस सेक्टर की ये वाला जो सरकमफेरेंस होती है, जो बाहर वाला एरिया होता है सेक्टर का, इसे कहते हैं आर्क लेंथ। फिर इसके अलावा कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं। सेक्टर के एरिया को कहते हैं सेक्टर एरिया। फिर कुछ चीज़ें होती हैं, फॉर इंस्टेंस अब ये वाला सेक्टर है, ये हमें पता है 1/2, मतलब ये हाफ है। इसका ये भी मतलब है कि 180/360, यानी कि इसका एंगल भी हाफ है। ठीक है। इसका ये भी मतलब है कि सेक्टर एरिया ओवर सर्कल एरिया, सर्कल एरिया, ये भी हमें 1/2 से पता चल रहा है कि अगर सेक्टर एरिया 1 है तो सर्कल एरिया 2 है, यानी कि सेक्टर एरिया सर्कल एरिया का हाफ है। फिर इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि आर्क लेंथ ओवर सर्कमफेरेंस। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें इस 1/2 से पता चल रही हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या हो रहा है इस सर्कल के अंदर। और ये वाले जो सारे रिलेशनशिप्स हैं, ये जो रेशियोज हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि सेक्टर ओवर सर्कल हम कर रहे होते हैं। ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं इसे 1/3 कर दूं, तो हमें पता चलता है कि ये कुछ ऐसा रिलेशनशिप है जिसके अंदर जो एंगल बन रहा है वो 1/3 होगा और नीचे 360 होगा, तब ये 1/3 बनेगा। तो ये कोई इस तरह की आर्क बन रही है। ये 120 डिग्री का एंगल आ रहा है। ठीक है। तो अगर मैं 1/4 कर दूं तो ये 90/360 हो जाएगा। तो ये जो आर्क होगी वो ये होगी, ये सेक्टर बनेगा हमारा, ये 90 डिग्री का एंगल। तो इससे रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर इंस्टेंस एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास एक सेक्टर है, उसका रेडियस है 9, उसका एरिया है 27 पाई। तो आप उसका सेंट्रल एंगल फाइंड करें, सेंट्रल एंगल फाइंड करें। अब एरिया हमें पता है 27 पाई है। रेडियस हमें सेक्टर का पता है कि जो सेक्टर का रेडियस होता है वो सर्कल का भी रेडियस होता है। तो सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 81 पाई।
अब हमें पता है कि जो रिलेशनशिप है वो है सेक्टर एरिया ओवर सर्कल एरिया, 27 पाई ओवर 81 पाई, तो ये 3 बनेगा। तो ये आपके पास 1/3 का रिलेशनशिप आ गया। तो 1/3 का क्या मतलब है कि ऊपर 120 होगा और नीचे 360 होगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि सेंट्रल एंगल आपका 120 होगा। तो इस तरह करके आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं और अपने एंगल्स निकाल सकते हैं। अब इसमें एक और भी चीज़ होती है सर्कल में, जिसे हम कहते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। ये सेंटर है, ये एक आर्क है या एक सेक्टर है सर्कल का। अगर इस पॉइंट से लेके मैं पीछे लाइन ड्रॉ करूं और वो टच करे एक और पॉइंट को सर्कल में, तो इस एंगल को कहते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल, ठीक है। तो अमूमी तौर पे अगर ये 60 है ना, तो ये 30 होता है। मतलब इंस्क्राइब्ड एंगल हमेशा जो सेक्टर एंगल है या जो आर्क का एंगल है उसका हाफ होता है, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक सर्कल है जिसकी आर्क ये है, अब उसका इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होगा? हमें पता है कि ये इसका हाफ होगा। तो ये अगर 180 है तो ये कितना होगा? 90। तो 90 का क्या मतलब है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। तो ऐसे केसेस में जिसमें ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए, इसके ऊपर फिर पाइथागोरस भी लग सकता है, इसके ऊपर फिर बाकी सारे रूल्स भी लगते हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल के होते हैं। तो इस तरह करके सवाल जो है ना वो आगे पीछे आ सकते हैं और उनको घुमाया जा सकता है। अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप इसे कर सकते हैं। अब ये सिर्फ इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं, ये इंस्क्राइब्ड ट्राइंगल बन गया। इंस्क्राइब्ड ट्राइंगल बन गया, ठीक है। ये चीजें आपने याद रखनी है। फिर हमारे पास सिलेंडर होता है। सिलेंडर आपको पता है इस तरह उसकी शेप होती है, ठीक है। अब ये सिलेंडर के ऊपर और नीचे ये दोनों सर्कल्स होते हैं, और ये अगर इसे मैं खोल लूं, इसे मैं यहां से निकालूं और मैं खोल लूं, तो ये एक रेक्टेंगल सा बनता है। तो सर्कल का जो सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है, सरफेस एरिया, वो हमेशा दो सर्कल्स प्लस वन रेक्टेंगल इस तरह होता है। क्योंकि रेक्टेंगल का ये होता है लेंथ इंटू विड्थ। अब यहाँ पर लेंथ क्या है? इसकी सरकमफेरेंस है, 2 पाई r है। और विड्थ क्या है? हाइट है इस सिलेंडर की। ऐसे ही तो यहाँ पर अब मेरा ये 2 पाई r स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एक सर्कल का और दो सर्कल्स का 2 पाई r स्क्वायर प्लस लेंथ इंटू विड्थ 2 पाई r h। तो ये मेरा सरफेस एरिया होता है एक सिलेंडर का। इसी तरह वॉल्यूम भी होता है। वॉल्यूम होता है स्क्वायर h, ये वॉल्यूम होता है सिलेंडर का। तो ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है, उससे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं और वो आपने करने हैं। पेज नंबर जो मैं आपको अभी स्लाइड शेयर करूंगा, उसमें पेज नंबर 10 के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपने कर लेने हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, उसके आखिर में उनके जवाब भी दिए हुए हैं, ठीक है। ये हमारा सिलेंडर हो गया। अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। रेगुलर टॉपिक है और हमें वैसे तो पता है ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं,
ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। फिर ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। इनका होना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ कि x इज इक्वल टू 4 के ऊपर आप लाइन ड्रॉ करें, या x कोऑर्डिनेट्स या x इज इक्वल टू 4 की लाइन ड्रॉ करें, तो आप ये कोऑर्डिनेट बनाएंगे 1 2 3 4 और ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिक्स है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि x ग्रेटर देन 0 बताएं ग्राफ पे कि किधर है, तो आप इस तरह ग्राफ बनाएंगे और इस वाले एरिया को शेड कर देंगे। इस सारा x ग्रेटर देन 0 का एरिया। अगर मैं आपको कहता हूँ x लेस देन 0, y लेस देन 0, ये किधर होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा, आप ग्राफ बनाएंगे और इस एरिया को शेड कर देंगे। ये x लेस देन 0 और y लेस देन 0। तो ये बेसिक्स हैं। फिर आपको अगर ये सवाल आ जाता है कि आप आप कोई ग्राफ बनाएं, उस ग्राफ के अंदर कुछ नंबर लिखे हुए हैं, एक लाइन लगाई हुई है, तो आपसे पूछा है कि अच्छा जी बताएं 2 के ऊपर y की क्या वैल्यू होगी। तो आप इस तरह करेंगे और इस तरह से एक्सट्रैपुलेट करेंगे और ये 1.5 बनेगी, तो आप कह देंगे अच्छा जी y इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, तो ये आपको एक्सट्रैपुलेशन आनी चाहिए। और ये आपको एक्सट्रैपुलेशन वैसे इसको बढ़ाने को कहते हैं, लेकिन मकसद ये कहने का कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह करना। फिर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है। आप बताएं कि 2 5 ये वाला पॉइंट डज इट लाई ऑन द लाइन, लाई ऑन द लाइन। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे अच्छा जी y, आप इसके अंदर x की वैल्यू पुट करें, 2 × 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू आ गई, तो हम कहेंगे कि यस इट लाइज ऑन द लाइन। ठीक है, x की वैल्यू आप पुट करें और उसमें उधर से y की वैल्यू निकालें। फिर आपके पास, आपको पता है कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये स्लोप की लाइन होती है, ये लाइन की इक्वेशन होती है। कुछ इक्वेशंस होती हैं जो इस फॉर्म के अंदर लिखी जा सकती हैं, वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस होती हैं। कुछ होती हैं जो नॉन लीनियर होती हैं, वो इनके इस फॉर्मूले के तहत नहीं लिखी जा सकती। तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 3x - 2, ये लाइन की इक्वेशन है। y इज इक्वल टू -x+4, ये लाइन की इक्वेशन है। y इज इक्वल टू x², ये लाइन की इक्वेशन नहीं है। y इज इक्वल टू 1/x, ये लाइन की इक्वेशन नहीं है। तो आपको इन इक्वेशंस का पता होना चाहिए कौन सी इक्वेशन लाइन की है और कौन सी नहीं है। फिर इसके अंदर ये जो c होता है, ये होता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट जो m होता है वो होती है स्लोप। इसके अंदर एक x इंटरसेप्ट भी होता है। जब हम y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x इंटरसेप्ट निकल आता है, लेकिन उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। अगर स्पेसिफिकली वो आपसे मांग लेते हैं कि x इंटरसेप्ट निकालें, तो आप y इज इक्वल टू 0 पुट करें, c को उधर लेके जाएं और m को नीचे लेके जाएं, तो -c/m आपके पास x इंटरसेप्ट आ जाएगा। वरना y इंटरसेप्ट आप x को 0 पुट करते हैं, x को 0 पुट करते हैं तो आपके पास y इंटरसेप्ट आ जाता है। फिर स्लोप को थोड़ा सा देख लेते हैं। स्लोप को हमें पता है कि m होती है, ये राइज ओवर रन होता है। ये चेंज इन y, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x भी कह सकते हैं। तो ये स्लोप होती है, इसका आपको पता होना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 1/2x - 2। अब इसमें हमें पता है कि y इंटरसेप्ट क्या है। y इंटरसेप्ट
हमारा सीधा सीधा निकल रहा है -2। और स्लोप क्या है? स्लोप हमारी निकल रही है 1/2। 1/2 अब इसे हम प्लॉट करेंगे तो y इंटरसेप्ट -2 पे आ रहा है, ये -1 है, ये -2 है, तो ये तो हमारा y इंटरसेप्ट निकल आया। अब 1/2 का स्लोप का मतलब है कि राइज ओवर रन। तो अगर मैं इसे इस तरह करता हूं 1 2 3, तो एक स्टेप राइज और 2 स्टेप रन, 1 2, तो अगला पॉइंट इधर आ जाएगा। फिर एक स्टेप राइज और 2 स्टेप रन, ये यहाँ पर राइज आ गया, और फिर 1 2, अगला पॉइंट इधर आ जाएगा 4 पे। फिर एक स्टेप राइज और 2 स्टेप रन, अगला पॉइंट इधर आ जाएगा। तो इस तरह करके आप अपनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राइज ओवर रन होता है, इस तरह आपने इसे ग्राफ को बनाना है। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि वो एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं, सीधा वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं। फॉर इंस्टेंस वाई इंटरसेप्ट ये निकल आया, एक्स इंटरसेप्ट ये निकल आया। तो दरमियान में लाइन लगाने के लिए आपको क्या पता कि ये दोनों इस तरह मिल रहे हैं या इस तरह मिल रहे हैं? आपको क्या पता कि क्या ग्राफ है या लाइन किस तरह जा रही है? तो स्लोप के थ्रू लाइन बनाया करें, स्लोप के थ्रू ग्राफ पे ग्राफ, और उससे ज्यादा पता चलता है चीजों का। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। y इज इक्वल टू -3/2 x + 4। y इंटरसेप्ट तो सीधा पता चल गया हमें 4 है, क्योंकि x को 0 पुट किया, y इंटरसेप्ट निकल आया। स्लोप का हमें पता चल गया -3/2 है, ये राइज ओवर रन है। तो अब इसे ग्राफ पे बना लेते हैं। ग्राफ पे y इंटरसेप्ट 4 है, 1 2 3 4, ये y इंटरसेप्ट आ गया। अब -3/2, 3 स्टेप्स नीचे, 1 2 3, 2 स्टेप्स आगे, 1 2, ये एक और पॉइंट आ गया। फिर 3 स्टेप्स नीचे, 1 2 3, 2 स्टेप्स आगे, 1 2, ये दूसरा पॉइंट आ गया। तो अब आपने इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ लेना है, ये आपके पास स्लोप बन गई। ठीक है, फिर इसके अंदर इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन आ सकती है, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। फॉर इंस्टेंस आपके पास क्वेश्चन आता है कि y इज इक्वल टू 4x - 10, 2x + 3y इज इक्वल टू 26। आप कहते हैं ये दो इक्वेशंस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं? इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे करती हैं? तो सिंपल सी चीज है, एक जगह से आप x या y की वैल्यू लें और वो दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। तो लेट्स सपोज इस वाली है वैल्यू को इसमें पुट कर इंटू 4x - 10 इज इक्वल टू 26। इसको आप सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। उस x इज इक्वल टू 4 को आप इस इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास आ जाता है y इज इक्वल टू 4 इंटू 4 - 10, y इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 4 आ गया, y इज इक्वल टू 6 आ गया। तो आप कहेंगे कि ये वो पॉइंट है 4 6 जिसके ऊपर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, फिर इसी तरह डिस्टेंस को कह सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आपको दो पॉइंट्स दे सकते हैं, 1 3 7 -5। कह सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करें। तो डिस्टेंस का हमें फॉर्मूला पता है पाइथागोरस थ्योरम का, जो है x2 - x1 + y2 - y1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय होल स्क्वायर रूट। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगता है इसके ऊपर, क्योंकि आप बेसिकली दो पॉइंट्स ग्राफ के ऊपर बनाते हैं और फिर उनको एक ट्रायंगल से जोड़ते हैं, और वो जो है ना उसके ऊपर आप उनका जो डिस्टेंस होता है ये वाला, ये हाइपोटेन्यूज होता है, और ये बेस, और ये जो होती है ये चेंज इन एक्स एंड चेंज इन वाई होता है।
तो इसको आप स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रूट आ जाता है। ये आपके पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। इसी का एब्सोल्यूट ले लेते हैं तो यूक्लिडियन डिस्टेंस से कहते हैं, लेकिन उसका सवाल नहीं आता, ये सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से ही हुआ होता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने पेज नंबर 27 जो मैं कोऑर्डिनेट्स की आपसे फाइल शेयर करूंगा, पेज नंबर 27 पे जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो ये आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी सर्कल्स की और कोऑर्डिनेट्स की। ठीक है, आज का इतना ही है। तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे, लेकिन अब क्योंकि कोई स्टूडेंट नहीं है तो वो फिर हम आप लोग अपने टाइम को प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।